हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित विश्वकर्मा। आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अमित जीएस वर्ल्ड इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे। तो जैसा कि मैं सोच सकता हूं या जहां तक मैं समझ सकता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर पे बात किया था। तो लास्ट लेक्चर जो पॉलिटी का था, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था, ये हमारे वनडे एग्जाम है ना, वनडे एग्जाम, सी सेट, सॉरी सी टेट, एस टेट, यूपी टेट और यूपी ट्रिपल एस सी पॉलिटेक्निक लेक्चरार एंड यूपीएसआई और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में बात किया था, हमने भाग 2 पे बात किया था जिसमें आती थी नागरिकता। नागरिकता हमारे जो कंसीडर होती है आर्टिकल 5 से लेके 11 तक होता है। अगर आपने वो क्लास नहीं किया है तो एक बार क्लास कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप आइए। क्लास 3 जो कि हमारा है, क्लास 4 है, सॉरी क्लास 4 है, जो हमारा इंडियन पॉलिटी का है, भारतीय राज्य व्यवस्था का मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 3। तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट में ये पार्ट 1 है। कई पार्ट्स में ये वीडियो बनेंगे क्योंकि इसमें क्या नाम है, आर्टिकल्स की संख्या ज्यादा है, जैसे 12 से 35। हमारा जो फंडामेंटल राइट्स में जो आर्टिकल्स हैं वो 12 से 35 है। 12 से 35 है। 12 से 35 में भाग मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है। अनुच्छेद कितना स्टार्ट होता है? 12 से 35। तो भाग 3 को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा या नैसर्गिक कहते हैं। नैसर्गिक यानी जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसके लिए आपको 18 ईयर का होना जरूरी नहीं है। अगर कोई आज कोई बच्चा पैदा हो रहा है, डिलीवरी मतलब बच्चा पैदा हो रहा है, तो वो अपना मौलिक अधिकार लेके पैदा होता है। मौलिक अधिकार या इसे हम मूल अधिकार भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। ठीक, मूल अधिकार भी कहते हैं। ये फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? हमें जन्मजात मिलता है, यानी अगर आपके पेरेंट्स भारतीय हैं तो ये नागरिकता हमें नागरिक, अब आपके पेरेंट्स भारतीय हैं तो वो भारतीय नागरिक हुए, वैसे ही आपको क्या मिल गया? नागरिकता मिल गई। नागरिकता मिलते ही आपको ये सारे मौलिक अधिकार भी मिल जाते हैं, जन्मजात मिल जाते हैं, जिसे कहते हैं जन्मजात पूंजी लेके पैदा हुआ है। तो आप ये जन्मजात लेके पैदा होते हैं, ठीक है, जन्मजात अधिकार है। ठीक, लेकिन कुछ रीजन्स में ये आपका क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है या निलंबित किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है यानी कुछ समय के, निलंबित यानी थोड़े समय काल के लिए इसे खत्म किया जा सकता है, पूरी तरह से बंद नहीं किया जा सकता। और इसे निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन इसे प्रतिबंधित कर दिया जाए, प्रतिबंधित कौन करेगा? संसद अगर प्रतिबंधित कर देगा तो पूरी तरह से ये खत्म हो जाएगा। जैसे हमारे इसी में आर्टिकल नंबर 31, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था उसे संसद ने पूरी तरह से खत्म कर दिया और उसे आर्टिकल 301 में ऐड कर दिया है, संविधान का संशोधन करके। तो बात करते हैं, अब बात करते हैं कि भाग 3 को ही क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा या नैसर्गिक कहते हैं। यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का। अब इसको सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928। तो नेहरू रिपोर्ट यानी कुछ लोग सोचेंगे कि भाई इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? प्रस्तावित किया था। जी नहीं, आप गलतफहमी में ना रहें, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कौन? मोतीलाल नेहरू जी ने क्या किया था? इसे प्रस्तावित किया था। लेकिन इसे पूरी तरह से कानूनी रूप से कब प्रस्तावित किया? तो 1931 में कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी, सॉरी अध्यक्षता है ना, अध्यक्षता की थी। और कब की थी? 1931 में। और वहीं पे इन्होंने इसे क्या कहा था? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की मांग रखी थी। मूल अधिकार को निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। निलंबन यानी
कुछ समय के लिए इसे बंद किया, खत्म किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। और दूसरी बात, मूल अधिकार प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद। जैसे 3 तलाक, 3 तलाक की बात करते हैं, 3 तलाक ने प्रतिबंध लगाया है किस पे? इंस्टेंट तलाक पे। नहीं तो क्या करते थे लोग पता है? फोन कर देते और कहते थे तलाक तलाक तलाक। कानूनी रूप से नहीं खत्म किया है 3 तलाक को, लेकिन इंस्टेंट तलाक, जो कोई अगर जैसे ही थोड़ा सा मारपीट हुआ, हम तो तलाक ले, तो तलाक 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 खत्म, तलाक हो गया। तो उस चीज को, इंस्टेंट तलाक को क्या किया? संसद ने प्रतिबंध लगा दिया, तो वो चीज खत्म हो गई। ठीक है। और लेकिन 3 तलाक है, लेकिन वो कानूनी रूप वाला। इंस्टेंट तलाक, तुरंत जैसे फोन कर दिया और बोल दिया कि हेलो हम तुमसे तलाक लेते हो, तलाक तलाक तलाक, तो वो चीजें खत्म कर दी गई हैं। वैसा नहीं हो, अब वो नहीं हो सकता। तो अब कहां बात होगी? मूल अधिकार संसद खत्म कर सकता है। ठीक। अब मूल अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो मूल अधिकार की रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। मूल अधिकार की रक्षा कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अगर आपको मूल अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप या तो हाई कोर्ट जा सकते हैं या तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। परिवर्तनी मौलिक अधिकार क्या परिवर्तनी होता है? जी हाँ, मौलिक अधिकार वाद्य योग होता है, यानी इससे बातचीत किया जा सकता है। इसमें अगर परिवर्तन करना चाहें तो परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं आर्टिकल 12 से। तो अब आते हैं आर्टिकल 12 से, है ना। आर्टिकल 12 से ये मूल अधिकार के परिभाषा को देता है, या मूल अधिकार के परिभाषा को परिभाषित करता है। ठीक। अब इसमें क्या कहता है? स्टेट या राज्य। अब भाई यहां बात आ गई स्टेट या राज्य। तो राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश वाला राज्य नहीं। राज्य यानी जो खुद का बिल्डअप करता हो। जैसे जैसे स्टेट कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों का मूल अधिकार छीन ले। क्या करे? छीन ले। कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जिससे लोगों का मूल अधिकार छीन लिया जाए। जैसे मैं एक कंपनी खोलूं, ठीक, एक कंपनी खोलूं, या जैसे अब कंपनी है रेलवे। रेलवे क्या है? एक स्टेट है। अब स्टेट का मतलब ये होता है कि हमने कोई बिजनेस किया। सिंपल भाषा में, जैसे मैं एक कंपनी का ऑनर हूं, ठीक, तो अब उस कंपनी के ऑनर, मैं ऑनर हूं, और वहां पे जो भी रूल और रेगुलेशन चलेंगे वो मैं बनाऊंगा। और मैं बनाऊंगा, लेकिन कोई भी ऐसा रूल नहीं बनाऊंगा जिससे किसी और के मौलिक अधिकार का हनन हो। जैसे मुझे जीने का, अब मौलिक अधिकार में क्या मिल जाता है? समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार मिल जाता है, स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार मिल जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाता है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार मिल जाता है, उपचार का अधिकार मिल जाता है। इन सब अधिकारों में या फिर लिंग, जाति, स्थान या भाषा या काला गोरा लेके, कलर को लेके कोई भी भेदभाव ना होने पाए। अगर ऐसा कोई कानून बनाते हैं और इन सब चीजों का भेदभाव होता है तो वो सही कानून नहीं माना जाएगा। तो क्या कह रहा है? ये मूल अधिकार की परिभाषा को देता है। स्टेट, राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो लोगों का मूल अधिकार छीने। जैसे रेलवे हो गया, वो क्या है? उसका खुद का कानून चलता है। ओएनजीसी हो गया, इलेक्ट्रिक बिल वाले हो गए, इलेक्ट्रिक बोर्ड हो गया, सेंट्रल, स्टेट या लोकल गवर्नमेंट हो गया। जैसे लोकल गवर्नमेंट में बात करें, प्रधान, जिला पंचायत, ये लोग ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जिससे लोगों की मौलिक अधिकार का हनन हो, या फिर जाति, लिंग भेदभाव और काला गोरा, इन सब पे भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो आर्टिकल 13 कहता है अल्पीकरण, डेरोगेशन, आपके अधिकार को घटा दिया जाएगा जब वो असंगत, इनकोसिस्टेंट हो जाएगा। इनकोसिस्टेंट हो जाएगा, इनकोसिस्टेंट यानी असंगत हो जाएगा। कब? जब आप भेदभाव करने लगेंगे। तो भेदभाव करने लगेंगे तो उससे क्या होगा? दूसरे को तकलीफ होगा।
और जैसे ही तकलीफ होगा आपके मौलिक अधिकार को घटा दिया जाता है। जैसे कोरोना की बात कर लेते हैं भाई साहब, कोरोना काल में हमारे मौलिक अधिकार आधे, बहुत सारे मौलिक अधिकार क्या हो गए थे, खत्म कर दिए गए थे। जैसे घूमने का अधिकार है ना, बात करने का अधिकार यानी बातचीत रखने का अधिकार, ये सब थोड़ी चीजें खत्म कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी था, वो आपातकाल था। आपातकाल में क्या होता है, राष्ट्रपति मूल अधिकार को निलंबित कर देता है, कुछ मूल अधिकार को निलंबित कर देता है, लेकिन जीने के अधिकार को या बोलने के अधिकार को नहीं। आर्टिकल 19 कभी भी रद्द नहीं होता। ठीक है, आर्टिकल 19 हमेशा रहता है। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 में भी 21 और 22 में कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं, तो आगे हम लोग चलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, है ना, नहीं तो लेक्चर बड़ा होता रहेगा। तो अब बात आर्टिकल 13 तक हो गया। तो अब समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, ये सब अनुच्छेद हैं, है ना, ये अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद या आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 29 से 30। अब संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 जो खत्म कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया। ठीक, आर्टिकल उपचार का अधिकार आर्टिकल 32, जिसे उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 को संविधान का हृदय, आत्मा, संरक्षक, प्रतिभूति भी कहा जाता है। अब बात करेंगे पहला, समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। तो 14 करता है कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक, जो भी कानून बनेगा यानी विधि के समक्ष के समान समानता, कानून जो बनेगा वो सभी के लिए एक समान होगा, चाहे मैं हूं चाहे कोई और हो, सभी के लिए एक समान होगा। और ये आया कहां से, विधि के समान समानता यानी कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो कहां से आया, यूके से। और सबसे पहले इसको प्रतिपादित किया था एवी डाइस ने। ठीक, अब बात करते हैं इसी में क्या आता है, नंबर 2, कानून का समान संरक्षण, कानून का समान संरक्षण होगा यानी कानून का समान पालन होगा सभी के लिए। जैसे अब कानून का समान संरक्षण, अगर मैं जाऊं पुलिस स्टेशन और कानून के अकॉर्डिंग कुछ चीजें हमें जानना हो तो पुलिस वाला उसी एकदम नॉर्मल तरीके से हमें कोई भी चीज बताएगा। जैसे मैं पूछना चाहूं कि एफआईआर क्या होता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होती है, उस बारे में जैसे हमें बताएगा वैसे दूसरे को भी बताएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा कानून के समान संरक्षण। ये कहां से आया, यूएसए द्वारा आया। जैसे मान लो मुझे कोई खतरा है, ठीक, या किसी और को खतरा है किसी से, और वो कंप्लेन करता है कि सर मुझे सुरक्षा चाहिए क्योंकि मुझे अदर व्यक्ति से खतरा है या मुझे वो धमकी दे रहा है मारने का, तो हम चाहेंगे तो उनसे कह देंगे तो पुलिस सुरक्षा चाहिए तो वो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करेंगे, जैसे हमें करेंगे वैसे अदर लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करेंगे। और ये कहां से आया है, यूएसए द्वारा कहा गया या यूएसए द्वारा लाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अनुच्छेद 15 की। कोई सरकार या व्यक्ति किसी के भी साथ 5 आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। मैंने पहले बताया कि 5 कोई भी व्यक्ति आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। किस आधार पे, धर्म के आधार पे, ठीक, जाति के आधार पे, वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे या जन्म स्थल के आधार पे आपसे भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी घूमिए, कहीं भी कुछ भी करिए, तो आप पढ़ने जा रहे हैं वहां पे भी धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान या लिंग के आधार पे आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे थोड़ी सी है
और उस पे अगर कोई करता है तो उस पे कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे करना नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। जैसे लोग कहते हैं ना कलुआ, अच्छा जैसे नाम किसी का होता है कलुआ, नाम से ही पता चल जाता है यार उसका कलुआ नाम है, मतलब वो करिया होगा। तो यहाँ पे ही दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, उसके कलर के आधार पे भेदभाव किया जा रहा है। जैसे मंगरू है ना, तो पता चलता है भाई मंगरू यानी वो मंगलवार को पैदा हुआ होगा। तो इस तरीके से चीजें चलती हैं, तो ऐसे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक, अब अनुच्छेद 16 लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब जाति लिंग और आरक्षण, कुछ पिछड़ी जातियों के लिए जैसे आरक्षण यूज होता है, लिंग के आधार पर भी आरक्षण दिए जाते हैं, स्थान के आधार पे भी दिया जाता है। ऐसा क्यों? तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भाई देखो, जाति जो पिछड़ी हुई है, लिंग जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण कितना दिया जाता है, 50% या इससे कम पे आरक्षण दिया जाता है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब क्या है, पिछड़ी जाति हैं, वहां पे जनजातियां रहती हैं जो हमारी तरह पढ़ी लिखी नहीं है या बहुत लोअर कास्ट लोअर होती हैं, तो उन्हें इक्वलिटी क्या कह रहा है, लोक नियोजन की समानता, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन्हें समान कैटेगरी में लाने के लिए एक सभी जात, हमारे संविधान में कहा है संप्रभुत्व, ठीक, समानता, एकता, है ना, सभी लोग को एक समान करना है और सभी को एकजुट करना है, और सभी हम सब भारत के लोग सभी के धर्म और जाति का क्या करते हैं, संप्रभु जाति धर्म का क्या करते हैं, संरक्षण और समानता एकता के लिए ना। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा जब प्रस्तावना, बस नॉर्मल चीजें जान लो। समानता, एकता, समानता कब आएगी, जब हम सबको क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटी देंगे। पता चला पिछड़ी जाति है या आदिवासी जनजाति है, उन्हें हम अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, तो वो कैसे समान होंगे। तो उन्हें समान लाने के लिए, एक समान लाने के लिए क्या करते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, या इसको बोलते हैं ई ऑफ ओ ओ, ठीक, ई ओ ओ, लोक नियोजन की समानता। जाति के आधार पर कभी कभी दी जाती है, कभी लिंग के आधार पर, जैसे महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, ठीक, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम क्या देते हैं, इनको आरक्षण देते हैं। ठीक, आरक्षण देते कितना, 50% या उससे ले। स्थान के आधार पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे आदिवासी जनजाति रहते हैं, इनको इक्वलिटी लाने के लिए क्या देते हैं हम लोग, आरक्षण देते हैं, ताकि ये हमारे एक समान हो जाए। जैसे ही सभी लोग एक समान हो जाएंगे तब आरक्षण हटाया जा सकता है। कुछ मुद्दों पे बात आती है, सर आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण होना चाहिए। तो भाई देखो, आरक्षण होना चाहिए, लेकिन उसका लाभ उनको मिले जो उसके पात्र हैं। ठीक है, आरक्षण पे भी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आरक्षण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें एक समान लाया जाए। एक समान आते ही जब सभी लोग एक पायदान पे हो जाएंगे, एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएंगे, तो इसे हम खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं आर्टिकल या अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत को खत्म हो जाएगा कैसे, आर्टिकल 17 के तरह। आर्टिकल 17 के अंतर्गत अछूत और ग्रामीण, ग्रामीण और शहरी की बात छोड़ दो, जैसे ग्रामीण और शहरी के बीच छुआछूत का आता है, या फिर अपने गांव में ही देख लो नॉर्मल सा, जैसे अब कोई अपर कास्ट है, वो उसके साथ में लोअर कास्ट वाला साथ साथ नहीं बैठ सकता, और जैसे बैठेगा उसको गिरा के मारना शुरू करेंगे कि हमारे संग कैसे बैठ गए तुम, हमसे लोअर हुआ। तो इसको क्या किया गया, तो अब इसको लागू करने के लिए, लागू तो किया गया, लेकिन तब भी ये ग्रामीण और शहरी में छुआछूत का हो गया था। अछूत मानते थे, या अपर कास्ट अपने आप को सुपीरियर मानते थे, लोअर कास्ट को जो वो मानते थे कि भाई तुम लोअर हो, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, है ना। तो इसको लागू कब किया गया, 1955 में, लेकिन देखा गया कि ये पूरी तरीके से
क्या नहीं हो पा रहा है, सस्टेन नहीं हो पा रहा है, कोई इसको लागू नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर, इसका फॉलो नहीं हो रहा है, बस मिसयूज किया जा रहा है, बस नाम मात्र का है। तो अब इसको 1955 में तो लागू किया गया, 1955 में लागू किया गया, लेकिन ये प्रॉपर हो नहीं पा रहा था, तब भी छुआछूत के मामले आ रहे थे, तब भी छुआछूत के मामले हो रहे थे, और लोअर और अपर कास्ट हो रहा था, हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते थे। जैसे अब बात करें तो क्या होता था, स्वर्ण जो स्वर्ण होते थे, स्वर्ण जाति जनजाति सॉरी स्वर्ण जाति के होते थे, वो लोअर जनजाति को क्या कहते थे, लोअर जाति या जाति को क्या कहते थे कि आप स्तन नहीं ढक सकते, ठीक, स्तन नहीं ढक सकते, स्तन ढकेंगे तो आप क्या देंगे, टैक्स देंगे। या फिर जो लोअर कास्ट के होते थे उनको कहते थे आप अगर मार्केट में आइए तो कहीं थूक नहीं सकते, और आपके पैरों का निशान कहीं नहीं मिलना चाहिए। तो वो क्या करते थे, गले में मटका टांगते थे, पीछे झाड़ू बांधते थे, और आते थे तो चिल्लाते हुए या नगाड़ा बजाते हुए आते थे कि पता चले कि लोअर जाति आ रही है। तो जब ये सब चीजें होती रहती थी तो उसको देखते हुए इसे 1989 में 1989 में सख्त कर दिया गया कि अगर इसकी अवहेलना हुई या इसको कोई पालन नहीं करता है, भेदभाव करता है, छुआछूत करता है, तो उसे 1989 के तहत दंड दिया जाएगा। तब थोड़ा सा इसे इसमें इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ, ठीक। तो आर्टिकल 17 के अंतर्गत कोई अगर अस्पृश्यता करता है, छुआछूत के मामले दिखाता है या कुछ चीजें करते हैं, तो आप आर्टिकल एक्ट 1989 के तहत उससे केस कर सकते हैं, आर्टिकल 17 के अंतर्गत, ठीक है। अब बात करेंगे आर्टिकल 19 की, आर्टिकल 18 की। तो इसमें क्या हुआ, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जैसे कोई आपको उपाधि मिला है, महाराजा, सर, नाइटहुड, राय बहादुर विदेशी, ये आपको उपाधियां दी जाती थी। तो जैसे रॉबिन हुड का उपाधि दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को, तो उन्होंने अपना त्याग कर दिया। किस वजह से किया, आगे हम बात करेंगे इस पे। तो अब इन सब चीजों का, उपाधियों का त्याग, लेकिन नेशनल अवार्ड मिला हो, जैसे आपको पद्मश्री मिला है, अर्जुन अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिला है, जैसे, तो आप ऐसे यूज नहीं कर। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर जी हैं, उनको मिला है भारत रत्न, तो वो सरनेम में ना ऐसे नहीं लिखेंगे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो नेशनल अवार्ड है। जैसे अभी हाल फिलहाल में शर्मा जी, हिटमैन शर्मा, जो कि मेरे भी एक फेवरेट क्रिकेटर है, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं वो, उनको मिला है अभी पद्मश्री। तो अब वो ऐसा नहीं लिखेंगे कि रोहित शर्मा पद्मश्री, नहीं लगाएंगे क्योंकि उन्हें अवार्ड मिला है। तो अवार्ड आर्टिकल 18 के तहत उपाधियों का त्याग कर दिया गया है, तो आप उपाधियां को सरनेम में यूज नहीं कर सकते, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एजुकेशन एंड रैंक हैं तो यूज कर सकते हैं, यूज एज सरनेम। जैसे अभी यूज एज सरनेम, जैसे डॉक्टर, ठीक, इंजीनियर, पीएचडी होल्डर है तब भी वो डॉक्टर। तो ऐसे उपाधियां, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हैं। अब एक बात और जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समानता का अधिकार तो खत्म हो गया यहीं पे, लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है जो नोट करके, आजादी के पहले बने संविधान, अगर जैसे अब आजादी के पहले बने संविधान है तो वो भी संविधान में एग्जिस्ट करते हैं, रहते हैं, लेकिन संविधान में रहते हैं, लेकिन तब तक जब तक कि वो किसी संविधान में रहेगा, परंतु वह लोगों के मूल अधिकारों को ना छीने, क्या करे, लोगों के मूल अधिकारों को ना छीने। जैसे मूल अधिकारों को छीनेगा, इन्हें क्या कर दिया जाए, संशोधित कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारे संविधान के रचयिता थे वो लोग बड़े विजनरी थे,
बहुत ही अच्छे माइंड लेवल के थे, उन्हें पता था कि चीजों में बदलाव होगा, तो एक जगह छोड़ दिया उन्होंने कि भाई जब जरूरत पड़ेगी तो कुछ चीजें ऐड कर ली जाएंगी, कुछ संशोधित कर ली जाएंगी और कुछ घटा दी जाएंगी। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। तो अब ये वनडे लेवल के और छोटा वनडे लेवल हो गया, सी टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, एस टेट हो गया, इन सब चीजों के लिए बहुत ही कारगर वीडियो है और आप इसे देख सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल पे बने रहें ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के लिए। जल्दी साइंस एंड टेक और ईवीएस चालू करेंगे। आपका यूपी टेट एंड एस टेट एग्जाम चालू होने वाला है, सुपर टेट, तो उसमें ईवीएस की वैल्यू बहुत अच्छी रहती है। तो हम लास्ट में ईवीएस का जल्दी ही कंटेंट लाना शुरू करेंगे, तो चैनल पे बने रहें। थैंक यू सो मच।